कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज़ से जो बताती है कि पहले इस दुनिया में ट्रोल और इंसान एक साथ मिलकर रहा करते थे। लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी फैलने लगी, जिनका ये मानना था कि ये धरती, ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है। इसीलिए उन्होंने ट्रोल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ट्रोल सनलाइट में नहीं आ सकते थे क्योंकि सनलाइट में आने के बाद उनकी बॉडी पत्थर की बन जाती और इंसानों ने उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। उन्हें ज़बरदस्ती धूप में लेकर आए, जिस वजह से वो मिट्टी के बन गए। जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ी, ट्रोल्स का खात्मा होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो चर्च की बेल से भी डरने लगे और उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा इंसानों ने उठाया। दरअसल ये जो आवाज़ है वो नोरा के डैड की है, जो नोरा को कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनाने के बाद वो नोरा से कहते हैं कि ट्रोल्स के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। उन्होंने कभी इंसानों के ऊपर हमला नहीं किया था, लेकिन इंसानों ने उनका खात्मा कर दिया। नोरा अपने डैड से कहती है कि डैड, अगर इस दुनिया में कोई भी ट्रोल हुआ तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगी। कहानी यहाँ से 30 साल आगे जाती है, जहाँ पर हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक रिमोट प्लेस में अकेली रहती है और ट्रोल्स के ऊपर रिसर्च करती है। और आज से 3 साल पहले उसका एक ट्रोल किंग से सामना हुआ था, जिसके बाद उसे ट्रोल्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। एक दिन उसके घर में एक घुसपैठिया आता है। नोरा उसके ऊपर हमला कर देती है। वो देखती है कि ये इसाक्सिन है, जिसे वो पहले से जानती है। वो नोरा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से गवर्नमेंट के लिए काम करो। नोरा मना कर देती है। दरअसल नोरा पहले नॉर्वेगियन गवर्नमेंट के लिए काम किया करती थी, लेकिन पिछली बार जो कुछ हुआ उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप नोरा पर लगाया गया। इसीलिए उसने गवर्नमेंट के साथ काम करना बंद कर दिया और अब वो अकेले काम करती है। इस सेक्शन उसे बताता है कि हमारे पास एक ट्रोल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो। और जब वो ट्रोल का नाम सुनती है तो वो इस सेक्शन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। नोरा के पास एक छोटा सा पत्थर भी है। दरअसल ये पत्थर नहीं है, बल्कि पिछली बार जो ट्रोल उसे मिला था ये उसी के शरीर का एक टुकड़ा है। नोरा अब उस फैसिलिटी में पहुंच जाती है जहां पर ट्रोल है। ट्रोल हालांकि जिंदा है, पर वो एक हाइबरनेशन की स्टेट में होता है, यानी कि वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। इस ट्रोल का नाम ये लोग याटुन रखते हैं, जिसके ऊपर ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। साथ ही चारों तरफ लाइट्स है, क्योंकि अगर ट्रोल होश में आ गया, उसने हमला किया, तो लाइट्स जलाकर ये उसे पत्थर का बना देंगे, जिससे वो मारा जाएगा। यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड भी होती है, जिसका नाम मैरियन है, जो कि नोरा के यहाँ पर आने से बिल्कुल खुश नहीं होती। लेकिन जल्दी उसने या उसकी टीम ने कुछ नहीं किया तो इनके पूरे प्रोजेक्ट को फंडिंग होना बंद हो जाएगा। और एक यही कारण है कि इसाक्सेन यहाँ पर नोरा को लाया है, क्योंकि जितनी नॉलेज नोरा को ट्रोल्स के बारे में है किसी और को नहीं है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत पुराना फरमान भी होता है, जो कि ओलाफ किंग का है। इसमें लिखा होता है कि ट्रोल्स को अपने लैंड से जितनी जल्दी भगा दो उतना ही अच्छा है। नोरा ऐसा नहीं मानती। उसे पता है कि ट्रोल अच्छे होते हैं, वो कभी इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते। इसीलिए वो किसी भी तरह से ट्रोल के पास जाना चाहती है, और जब उसे मौका मिलता है तो वो सबकी नज़रों से बचते हुए ट्रोल के पास जाती है, उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और एक बहुत पुराना गाना गुनगुनाती है, जो कि उसके पिता ने उसे सिखाया था। और जब वो ऐसा करती है तो ट्रोल होश में आ जाता है। अब वो यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन उसके चारों तरफ यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, जिनके जलते ही वो पत्थर का बन जाएगा। और जब वो लाइट्स ऑन करने वाले होते हैं तो वहाँ पर मैरियन भी होती है, जो जानबूझकर पैनल के ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है, जिस वजह से पैनल खराब हो जाता है और लाइट्स ऑन नहीं होती। दरअसल वो नहीं चाहती कि ट्रोल्स को मारा जाए, क्योंकि अगर वो मारा गया तो उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फंडिंग ना मिलने की वजह से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहीं ट्रोल अब भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो उस लिफ्ट को तोड़ देता है जिसके अंदर नोरा है, पर नोरा की जान बच जाती है और ट्रोल यहाँ से बाहर निकलकर आज़ाद हो जाता है। फैसिलिटी के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं वो वहाँ पर रखे हुए ट्रोल की बॉडी के पत्थर को चुरा लेते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ था। वहीं अब नोरा, मैरियन, इसाक्सेन और उसकी गर्लफ्रेंड, ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और मेजर क्रिस से मिलते हैं, जो इन्हें प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाता है। इन सब के बीच एक मीटिंग होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें उस ट्रोल को ख़त्म करना होगा। पिछली बार जो गलतियां हुई थी
वो इस बार नहीं होनी चाहिए। हालांकि नोरा चाहती है कि ट्रोल को ना मारा जाए, लेकिन उसकी बात यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है और इस पूरे ऑपरेशन को मेजर क्रिस लीड करेंगे। दरअसल ये यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर्स में जाएंगे जिनकी लाइट्स में यूवी रेज होगी और उस रेज से ये ट्रोल को पत्थर का बना देंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर मेजर क्रिस का दोस्त उड़ाएगा। यहाँ पर नोरा, इसाकसेन और मैरियन ये मेजर क्रिस से कहते हैं कि हम तीनों भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। हालांकि मेजर क्रिस ऐसा नहीं करना चाहते, पर वो मैरियन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए वो इन तीनों की बात मान जाते हैं और अब ये तीनों भी मेजर क्रिस के हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रोल को दिखाया जाता है जो स्की रिजॉर्ट तक पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ट्रोल उनके ऊपर हमला कर देता है, वो कई सिविलियंस को मार देता है और तभी यहाँ पर मेजर क्रिस और उनका दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर की जो यूवी लाइट है ट्रोल के ऊपर डालते हैं, जिससे उसकी बॉडी पत्थर में बदलना शुरू हो जाती है। पर अगले पल वो अपने आप को संभालता हुआ पोल उखाड़कर एक हेलीकॉप्टर पर वार करता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें मेजर क्रिस का दोस्त मारा जाता है और अब ट्रोल यहाँ से गुर्रा कर निकल जाता है। मेजर क्रिस अपने दोस्त के मारे जाने से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि पिछली बार उसके सामने नोरा के पिता भी मारे गए थे। नोरा कहती है कि ट्रोल इतने अग्रेसिव नहीं होते, ये ट्रोल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हमें इनसे बात करनी होगी। इंसान ट्रोल से बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो हमारे बिहाफ पर ट्रोल से बात कर सकता है। इसके बाद नोरा इन सब को एक बहुत ही पुरानी अंडरग्राउंड जगह पर लेकर आती है, जहाँ पर वो अपने सामने उस पत्थर को रखती है जो कि ट्रोल की बॉडी का है। और जैसे वो ट्रोल के पत्थर से आवाज़ करती है, वहाँ पर एक ट्रोल आ जाता है। दरअसल ये ट्रोल किंग का बेटा है। नोरा उसके सामने वही गाना गुनगुनाती है जो कि उसने योटुन ट्रोल के चेहरे पर हाथ रख कर गुनगुनाया था, जिसके बाद वो हाइबरनेशन से बाहर आ गया था। दरअसल नोरा इससे कम्युनिकेट कर पा रही होती है। नोरा ने इसका नाम ब्यूटीफुल रखा है, जो कभी किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं करता। और ये देखकर मेजर क्रिस भी शांत हो जाते हैं और अब नोरा ब्यूटीफुल को समझाती है कि किस तरह से एक ट्रोल इंसानों के ऊपर हमला कर रहा है। वो एक खास जगह की तरफ बढ़ रहा है, तुम उससे बात करके उसे समझा सकते हो ताकि वो इंसानों के ऊपर हमला ना करे। ब्यूटीफुल उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वही हमें योटुन ट्रोल को दिखाया जाता है जो एक बूढ़े कपल का घर तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है और अब नोरा और उसकी टीम उसके सामने आ जाती है। नोरा उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए फ्लेयर गन चलाती है और जब योटुन ट्रोल उसे देखता है तभी उसके सामने ब्यूटीफुल आ जाता है, जो अपनी भाषा में योटुन ट्रोल को समझाने की कोशिश करता है, पर मानो वो उसकी कोई बात नहीं मानना चाहता। इससे ब्यूटीफुल ट्रोल को गुस्सा आ जाता है। वो अपना पैर बर्फ पर पटकता है, जिससे बर्फ क्रैक होना शुरू हो जाती है। नोरा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। नोरा और उसकी टीम हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी है। साथ ही योटुन ट्रोल ब्यूटीफुल ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से नीचे की बर्फ और ज़्यादा टूट जाती है, जिसमें ब्यूटीफुल ट्रोल गिर जाता है। नोरा हेलीकॉप्टर से देख रही होती है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मदद करने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। नोरा को बहुत दुख होता है, पर अब मजबूरी में इन सब को यहाँ से जाना पड़ता है। मैप में अभी उस रास्ते को देखते हैं जिस तरफ योटुन ट्रोल जा रहा है और इन्हें पता चलता है कि पुराने वक्त में तीर्थयात्री इसी रूट से ट्रोडनहाइम जाया करते थे, जो कि किंग ओलाफ की कैपिटल थी। वहाँ पर सब के सब इकट्ठा होते थे, धार्मिक रिचुअल्स किया करते थे, साथ ही ये भी प्लानिंग किया करते थे कि किस तरह से ट्रोल्स का खात्मा करना है। योटुन ट्रोल के दिमाग में अब भी वो बातें हैं, इसीलिए वो ट्रोडनहाइम जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को मार कर अपना बदला ले सके। अब इस सब के सब ट्रोडनहाइम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक राइटर से मिलते हैं जिसने किंग ओलाफ के छुपे हुए टूम के बारे में किताब लिखी थी। नोरा इस किताब को पढ़ चुकी है, इसीलिए वो राइटर से पूछती है क्या आपको पता है कि किंग ओलाफ का टूम कहाँ पर है। वो बताती है कि वो कैथेड्रल के अंदर है। कई लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई उस टूम को ढूंढ नहीं पाया। उसके अंदर ट्रोल्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है,
ये सब के सब कैथेड्रल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ते पर चर्च का साइन होता है और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर एक चेम्बर है। वो राइटर बताती है कि हम यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। किंग ओलाफ की यहाँ पर पेंटिंग होती है जिसे इसाक्सेन टच करता है और तभी उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि उससे टूट गया, लेकिन जो राइटर होती है वो ऑब्जर्व करती है कि टुकड़ा एक खास जगह से गिरा है। इसके बाद वो उस पेंटिंग के पास जाती है और वहाँ से 3 टुकड़े निकालती है। दरअसल वॉर के दौरान ओलाफ किंग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और जिन 3 हिस्सों पर वार किया गया था, ये टुकड़े उन्हीं हिस्सों से बाहर निकले हैं और अब वहीं पर रखी हुई एक लकड़ी को ये उस होल के अंदर डालकर घुमाते हैं, जिससे एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। और जब ये अंदर जाते हैं तो ये वही टूम्ब होता है जिस टूम्ब की तलाश में ये सब के सब यहाँ पर आए हैं। आज तक इस टूम्ब को कोई नहीं ढूंढ पाया। इसके अंदर किंग ओलाफ की ग्रेव होती है और जब ये ग्रेव का ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर आज भी किंग ओलाफ की बॉडी होती है, जिसमें खास तरह का मटेरियल लगाया था, जिस वजह से आज तक वो ज्यों के त्यों हैं। उनके हाथ में एक तलवार भी होती है जिस पर किसी तरह का रस्ट नहीं होता। मेजर क्रिस कहते हैं कि हो ना हो, इस तलवार को चांदी से बनाया गया है, इसीलिए इस पर किसी तरह का कोई रस्ट नहीं लगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि चांदी की तलवार क्यों बनाई गई। चांदी एक सॉफ्ट धातु है जिससे हथियार नहीं बनाए जाते। नोरा को ग्रेव के अंदर एक फरमान का टुकड़ा मिलता है जो उसी टुकड़े का दूसरा हिस्सा है जो उसे फैसिलिटी में मिला था, जिस पर किंग ओलाफ ने लिखा था कि ट्रोल को अपने लैंड से जितनी जल्दी भगा दो उतना ही अच्छा है। और अब ये दोनों टुकड़ों को मिलाकर पढ़ते हैं और जब ये उसे पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि किंग ओलाफ ट्रोल्स को अपने लैंड से नहीं भगाना चाहते थे, बल्कि वो उन्हें एक दूसरा लैंड देना चाहते थे जो कि ट्रोंडहाइम था। पर इससे पहले कि वो ऐसा करते, उनके ऊपर हमला किया गया, एक वॉर हुई जिसमें किंग ओलाफ मारे गए और अब योटुन ट्रोल उसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाला है। पर इन्हें समझ नहीं आता कि ये उसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। और तभी नोरा अपने चाकू को, जो कि चांदी का है, उसे वहां पर रखे हुए होली वाटर से भिगाती है और उसके पास जो किंग ट्रोल के शरीर का टुकड़ा होता है उस टुकड़े को काटती है, जो कि बिल्कुल पनीर के टुकड़े की तरह कट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ट्रोल्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि चांदी के हथियारों को होली वाटर में भिगाकर ट्रोल के ऊपर हमला किया जाए। और एक यही कारण था कि ट्रोल्स हमेशा होली वाटर से डरा करते थे। ये सब के सब योटुन ट्रोल का सामना करने की तैयारी करते हैं। ये आसपास के लोगों की मदद से बहुत सारे होली वाटर को इकट्ठा करते हैं, उसके आसपास बॉम्ब फिट कर देते हैं। साथ ही तय करते हैं कि जब भी योटुन ट्रोल शहर के अंदर आएगा ये चर्च की बेल्स को बजाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ट्रोल्स को बेल की आवाज़ से डर लगता है। रात हो जाती है और अब योटुन ट्रोल शहर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आमी भी है। आमी उसके ऊपर पानी से और अलग अलग तरह के हथियारों से हमला करती है, लेकिन इससे योटुन ट्रोल को कुछ नहीं होता। वो लगातार कैथेड्रल की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी इसाक्सेन और राइटर वहाँ पर जो बेल्स होती हैं उन्हें बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे योटुन ट्रोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो एक पेड़ को काटता है और कैथेड्रल के उसी हिस्से पर फेंकता है जहाँ पर बेल्स हैं, जिससे सभी बेल्स टूट जाती है। दरअसल इस ट्रोल को पता है कि कैथेड्रल में कौन सी चीज़ किस जगह पर है। लगातार अब कैथेड्रल की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी होली वाटर के साथ जो बॉम्ब होते हैं उन्हें ब्लास्ट किया जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो नोरा की तरफ बढ़ रहा होता है, वो नोरा को ख़त्म करना चाहता है। पर तभी यहाँ पर ब्यूटीफुल ट्रोल आ जाता है, जो कि बर्फ़ के अंदर पानी में गिर गया था, पर वो पूरी तरह से ठीक है। वो योटुन ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है, पर योटुन ट्रोल उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो उसके ऊपर हमला करके ब्यूटीफुल ट्रोल को पानी में फेंक देता है। वहीं इसाक्सेन हेलीकॉप्टर से ऊपर चला जाता है। दरअसल अब भी उसके पास होली वाटर का आखिरी टैंक है, जिस पर बॉम्ब भी फिट है। उसका ये मानना होता है कि अगर होली वाटर को योटुन ट्रोल के मुंह के अंदर डाल दिया जाए, उसे ब्लास्ट कर दिया जाए, तो वो उसके हार्ट तक पहुंच जाएगा, जिससे उसका खात्मा हो जाएगा। पर जो बॉम्ब उसमें लगा हुआ है उसे दूर से ब्लास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सिस्टम खराब हो चुका है। उसे मैनुअली ब्लास्ट करना होगा। इसीलिए इसाक्सेन ने तय किया होता है कि खुद वो ट्रोल के मुंह के अंदर जाकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। पर ऐसा करने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है
वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि हमारे बच्चे को मेरी बहादुरी का किस्सा ज़रूर सुनाना। ही नोरा और मैरियन नीचे से योटुन ट्रोल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर उसके ऊपर पहुंच जाता है, जिसके बाद सैक्सन बॉम्ब लेकर उसके मुंह के अंदर चला जाता है और अंदर ही वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है ये धमाका इतना बड़ा होता है जिससे कि ट्रोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो अंदर से जल रहा होता है। और अब ब्यूटीफुल ट्रोल एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, वो योटुन ट्रोल के ऊपर हमला करता है और इस बार वो उसके दिल को बाहर निकाल देता है, जिससे योटुन ट्रोल का खात्मा हो जाता है और इस तरह से पूरा शहर बर्बाद होने से बच जाता है। कुछ वक्त के बाद हमें नोरा को, मेजर क्रिस को और मैरियन को दिखाया जाता है, जो कि इसाकसेन की गर्लफ्रेंड के घर पर उसी के साथ रहते हैं। इसाकसेन को एक बेटी हुई है जिसे पाकर ये सब के सब बहुत खुश हैं। जिस जगह पर इनका घर है वो बर्फ के बीचों बीच है, जिसके बाहर ब्यूटीफुल ट्रोल भी होता है, यानी कि वो भी अब इन्हीं के परिवार का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमें उसी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि फैसिलिटी से ट्रोल के शरीर का एक टुकड़ा लेकर भाग गया था। वो रेडियो से जनरल को कॉल करता है और बताता है कि जो मैं करना चाहता था वो पूरा हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि छोटे से ग्लास के बॉक्स के अंदर एक छोटा सा ट्रोल है जो उसने ट्रोल के शरीर के उसी टुकड़े से बनाया है, यानी कि वो इस तरह के ट्रोल्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ से आगे फर्स्ट पार्ट की कहानी है जिसमें आपको पता चलेगा कि नोरा, उसके पिता ट्रोल किंग जो कि ब्यूटीफुल ट्रोल के पिता थे, उनके साथ क्या हुआ था। इस कहानी की शुरुआत में नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर चोटी में पहुंचने के बाद उसके पिता उसे सामने पहाड़ दिखाते हैं और कहते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रॉल्स हैं जो अपने आप को दुनिया से, इंसानों से छुपा कर रखते हैं। नोरा के पिता ने उसे कुछ वक्त पहले एक कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने 13 ट्रॉल्स के बारे में बताया था जो एक पार्टी में गए थे जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी में आ गए जिसकी वजह से वो पत्थर के बन गए। नोरा के पिता नोरा को कहते हैं कि सामने पहाड़ में आज भी ट्रॉल्स हैं। नोरा उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखना चाहिए। और जब वो अपने मन की आंखों से ध्यान लगाती है तो उसे सामने पहाड़ पर हलचल दिखती है जिससे वो घबरा जाती है। दरअसल ट्रॉल्स के बारे में पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है जिन पर अब इंसान विश्वास नहीं करते। कई साल बीत जाते हैं और हमें एक टनल दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वो टनल को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट करते हैं जिसके बाद सब के सब अंदर जाते हैं और तभी उनकी तरफ कोई बढ़ता है जिससे सब के सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो मिलिट्री कमांडर होते हैं वो इस पूरे के पूरे मामले को जानना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं जिसमें नोरा को बुलाया जाता है। नोरा अब बड़ी हो चुकी है, वो एक वैज्ञानिक है जो धरती पर पुराने जीवों की, यानी कि जो पहले जीव रहा करते थे, उनके बारे में स्टडी करती है। नोरा जब मीटिंग में जाती है तो वहाँ पर सब के सब आसपास के इलाके की फुटेज देखते हैं जहाँ पर टनल थी। सबको ऐसा लगता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ था, पर नोरा कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से शूट करने के बाद दिख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। नोरा की इस बात पर सब उस पर हंसते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और सबको बताती है कि टनल के अंदर से एक और नए वीडियो फुटेज को भेजा गया है। और जब सब उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें ये एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखते हैं। वही नदी के पास हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं। बाहर उनका डॉग होता है जो जोर जोर से भौंक रहा होता है और अगले पल उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों डर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए नीचे तहखाने में चले जाते हैं, जिसके बाद कुछ पलों के लिए इनके घर पर बहुत तेज हलचल होती है। और जब हलचल खत्म हो जाती है तो ये तहखाने का ढक्कन खोलते हैं। ये देखते हैं कि इनका घर किसी ने तोड़ दिया। इस केस को स्टडी करने के लिए नोरा और उसके साथी जिसका नाम एंड्रियास है, उन दोनों को यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है। वो बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज़ आई और उस बड़ी चीज़ ने इनके घर को तोड़ दिया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी होते हैं जो आगे 3 किलोमीटर तक हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि 3 किलोमीटर के बाद वो पैरों के निशान अचानक से गायब हो गए। सभी जानना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से गुजरी थी तो गई कहाँ। नोरा एंड्रियास को और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि उसके पिता दुनिया से अलग सोचते थे और साथ ही उन्होंने पहाड़ों के ऊपर, ट्रॉल्स के ऊपर बहुत स्टडी की है।
नौरा जब अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि आज भी उनके घर पर बहुत सारी ट्रॉल्स की फोटोज होती है जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नौरा के पिता नौरा और उसके दोनों साथियों को बताते हैं कि आज से कई साल पहले पहाड़ों से कोई चीज निकली थी जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। गवर्नमेंट को इस बारे में पता था लेकिन उन्होंने दुनिया से इस बात को छुपाया। नौरा अपने पिता को बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज़ निकली है और अब उसके पिता को पूरा यकीन हो चुका है कि वो चीज़ ट्रॉल के अलावा कुछ नहीं हो सकती। वो नौरा और उसके साथियों को बताते हैं कि हज़ारों साल पहले ट्रॉल्स इस दुनिया में खुलेआम रहा करते थे। जो भी इंसान उनसे बात करने की या संबंध रखने की कोशिश करता था उसे सज़ा दी जाती थी। और अब नौरा अपने पिता एंड्रियास और कैप्टन के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पैरों के निशान थे। यहाँ पर नौरा के पिता पहाड़ों को पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं जिस पर एंड्रियास और कैप्टन उसके पिता को पागल समझते हैं। दरअसल पूरी दुनिया उसके पिता को पागल ही समझती है क्योंकि वो ट्रॉल्स की बातें करते हैं जो दुनिया के लिए एक कहानी है। नौरा भी अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं करती। नौरा अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है और तभी अचानक आसमान में बादल आना शुरू हो जाते हैं। नौरा को अजीब सी गंध आती है और जब वो पीछे पत्थर को देखती है तो उसकी एक आंख खुलती है। दरअसल ये एक ट्रॉल होता है जो अब इन चारों के सामने खड़ा हो जाता है। सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागते हैं। साथ ही ये उसे लाइव रिकॉर्ड करके वहाँ पर दिखाते हैं जहाँ पर मिलिट्री कैंप है, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। और अब सबको यकीन हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा मिथिकल क्रिएचर है जो इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। वहाँ पर नौरा पहुँच जाती है। वो कहती है कि मैं इस केस पर, इस क्रिएचर के ऊपर और भी स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि जब तक तुम इसे स्टडी करोगी तब तक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब मिलिट्री अपना काम करेगी, यानी कि ये उस ट्रोल को मारना चाहते हैं। यहाँ पर कैप्टन अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। नौरा कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन को इस बात की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नौरा को, उसके पिता को और एंड्रियास को अपने साथ ले जाता है। ये उस जगह घात लगाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर अब कुछ ही पलों में ट्रॉल आने वाला है और अगले पल इनके सामने विशाल ट्रॉल होता है। इसके ऊपर कई हमले किए जाते हैं जिससे ट्रॉल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी नौरा के पिता ट्रॉल के सामने आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ट्रॉल शांत हो जाता है। दरअसल वो इंसानों की भाषा को समझता है और अब इससे पहले कि नौरा के पिता कुछ और कहते, वहाँ से कुछ सोल्जर उसके ऊपर एक बार फिर से हमला कर देते हैं जिससे वो उनके टैंक को अपने पैरों के तले कुचल देता है और साथ ही वो नौरा के पिता के ऊपर भी हमला करता है जिससे नौरा के पिता दूर जाकर गिरते हैं। ट्रॉल को देखकर लगता है कि उसकी आंखों में, उसके मन में दुख है। ट्रॉल वहाँ से चला जाता है। नौरा अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो अपनी बेटी को कहते हैं रॉयल पैलेस और घर। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नौरा अपने पिता की मृत्यु से टूट जाती है। बचपन में उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके पिता के पास बहुत सारे नोट्स होते हैं जो कि ट्रॉल्स के ऊपर होते हैं और जब नौरा उन्हें स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए चर्च के ऊपर पहले हमला किया करते थे। नौरा अब कमांडर से बात करती है और कहती है कि हमें उस ट्रोल के ऊपर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे हम उसे काबू में कर सकते हैं। नौरा को मौका दे दिया जाता है जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स पर चर्च की घंटियां लगाती है। तो हेलीकॉप्टर्स ट्रॉल के चारों तरफ घुमाए जाते हैं। घंटियों की आवाज से वो बेकाबू होना शुरू हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में एक बच्चे की जान जाने वाली होती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ट्रॉल उस बच्चे को बचा लेता है। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान होती है और तभी ट्रॉल उस हेलीकॉप्टर को देखता है जिसके अंदर नौरा होती है। वो उसे देखकर वहां से चला जाता है क्योंकि अब नौरा अपने काम में फेल हो चुकी है, इसीलिए उसे इस प्रोजेक्ट से, इस मिशन से निकाल दिया जाता है और तय किया जाता है कि उस ट्रॉल के ऊपर बड़ी बड़ी मिसाइल्स फेंकी जाएंगी जिस वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नौरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था रॉयल
रॉयल पैलेस। वो समझ जाती है कि हो न हो ट्रॉल वहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंच जाती है, जहां पर उसे किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताती है कि हो सकता है कि ट्रॉल यहां पर हमला करे, और अगर वो ऐसा करता है तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। चीफ मिनिस्टर बताता है कि पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर जहाँ पर किंग पैलेस है, पहले यहाँ पर ट्रॉल्स का घर हुआ करता था जो इन पहाड़ों के राजा थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सब को मरवा दिया ताकि उनके घर पर अपने महल को बनाया जा सके। लेकिन एक ट्रॉल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में अंधेरों में भेज दिया गया। और अब जो ट्रॉल वापस लौट कर आया है, शायद ये वही बच्चा है जो कई 100 सालों के बाद नींद से जागा है और अब वो अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर इन सब को एक खुफिया जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्केलेटन्स होते हैं, और ये उन्हीं ट्रॉल्स के होते हैं जिन्हें कई 100 साल पहले मार दिया गया था। यानी कि जो रॉयल फैमिली थी उन्हें इन ट्रॉल्स की सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन हमेशा उनकी सच्चाई को दुनिया से छुपा कर रखा गया। अब नोरा यहाँ पर एक कंकाल के ऊपर, एक हड्डी के ऊपर यूवी टॉर्च की रोशनी डालती है और तभी वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे बचपन की वो कहानी याद आती है जो उसके पिता ने सुनाई थी, जिसमें 13 ट्रॉल्स थे जो सूरज की रोशनी में बाहर आ गए थे, जिसके बाद वो पत्थर के बन गए। अब उसे पता है कि ट्रॉल को कैसे हराना है, इसीलिए कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम ट्रॉल को कैसे हरा सकते हैं। हमें एक बहुत बड़े यूवी लाइट के सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा, साथ ही ट्रॉल को खुले में लाना होगा। दरअसल कोई भी नहीं चाहता कि मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही होगी। नोरा ट्रॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने साथियों के साथ गाड़ी में एक ट्रॉल के स्केलेटन को बांध देती है, जिससे ट्रॉल अट्रैक्ट होकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को रोकती है तो वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है, जिसे ट्रॉल उठाता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ट्रॉल का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। और तभी उसके हाथ से वो स्केलेटन गिर जाता है, जिससे वो चकनाचूर हो जाता है। ट्रॉल को अब गुस्सा आ चुका है, वो नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। नोरा भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी को चलाती है। वहीं अब वो पल भी आ चुका है जब ट्रॉल के ऊपर मिसाइल से हमला करना है। नोरा का जो साथी एंड्रियास है, उसकी दोस्त उसी डिपार्टमेंट में है जहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाना है, और वो अपनी दोस्त से कहता है कि तुम्हें पूरे सिस्टम को हैक करके जैम करना होगा। उसकी दोस्त वैसे ही करती है, और जब मिसाइल्स का बटन दबाया जाता है तो वो एक्टिवेट नहीं होती। वहीं नोरा को दिखाया जाता है जो एंड्रियास के साथ गाड़ी में ट्रॉल से भाग रही होती है, लेकिन अब ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कैप्टन बहुत सारी गाड़ियों में यूवी लाइट मशीन्स के साथ ट्रॉल का इंतजार कर रहा है। ट्रॉल इनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन नोरा और एंड्रियास गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर एंड्रियास की दोस्त है जिसने सिस्टम को हैक किया है। वो एक बार फिर से सिस्टम को ऑन करके मिसाइल्स को छोड़ देते हैं, पर जब कमांडर को पता चलता है कि ट्रॉल के आसपास बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं, तो वो उन्हें एक बार फिर से रोक लेते हैं। वहीं नोरा कैप्टन एंड्रियास और अपने सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर उन मशीन से जिनसे यूवी लाइट्स यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस निकलती हैं, उन रेस को उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे ट्रॉल पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, दर्द से वो चिल्ला रहा होता है, और तब नोरा को एहसास होता है कि ट्रॉल के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। जिस कुदरत ने इंसान को बनाया था, उसी कुदरत ने इन ट्रॉल्स को बनाया था। ट्रॉल्स को इंसानों ने खत्म कर दिया, जबकि वो इंसानों के लिए कभी खतरा नहीं थे। इसीलिए वो उन मशीन्स को ऑफ कर देती है जिनसे यूवी लाइट्स निकल रही होती है, और खुद ट्रॉल के सामने खड़ी हो जाती है। उससे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, एक बार फिर से अंधेरों में कहीं गुम हो जाओ, नहीं तो इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रॉल उसकी बात समझ रहा होता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी जो रेज होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही हानिकारक हैं, वो उस पर पड़ती है। ट्रॉल पत्थर का बनकर वहीं पर गिर जाता है, और इस तरह से ट्रॉल का खात्मा हो जाता है। नोरा के पास प्राइम मिनिस्टर आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता की जितनी भी कहानियां थी वो सब की सब सच थी, लेकिन यहाँ पर नोरा को और उसके साथी एंड्रियास को ट्रॉल की मौत से बहुत दुख होता है। न कि एंड्रियास हमेशा से गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन अब वो अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसे एक राइटर बनना था, और वो यहाँ से नोरा के साथ निकल जाता है। वो नोरा से पूछता है क्या इस दुनिया में ऐसे और भी ट्रॉल हो सकते हैं। वो कहती है कि नॉर्वे की पहाड़ियों में हमें ऐसे
से ट्रॉल मिल सकते हैं और इसके बाद ये दोनों के दोनों नॉर्वे की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी जिसका नाम ट्रॉल्स है, यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।